हेलो स्टूडेंट्स। जो लोग विनोबा भावे विश्वविद्यालय या झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1, 2 और 3 के स्टूडेंट हैं, उन लोगों का सेक पेपर SEC पेपर जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर है तो उनके लिए हम लोग मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन लगातार होने वाले हैं सेमेस्टर 1, 2 और 3 का। चाहे वो BVU हजारीबाग हो, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग हो, चाहे रांची यूनिवर्सिटी हो, चाहे BBMQ धनबाद हो, चाहे नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हो, चाहे सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी के लिए मॉडल पेपर काम करेगा अगर आपका SEC पेपर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट है तो ये हम लोग इसका दो मॉडल पेपर बना कर लाएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये मॉडल पेपर 1 है, एक और लेक्चर जाएगा इसका, यानी सेकंड सेट भी आपके पास जाएगा मॉडल पेपर 2 के रूप में। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो ये हम लोग सिलेबस में तो देख ही चुके थे क्या पढ़ना है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, क्योंकि नाम ही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब एक व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करेगा उसके बारे में इसमें पढ़ना था। तो हम लोग मॉडल क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होगा, या एग्जाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन विथ आंसर लेकर आते हैं, उसी को हम लोग अपने यहाँ मॉडल सेट के नाम से जानते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा जाता है, ये आपको पहले से मालूम है, एग्जाम आप दे ही रहे। तो पहला पार्ट जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, दूसरा पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है सेट 1 मॉडल पेपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, संप्रेषण का मीनिंग बताइए। संदेशवाहन, तो याद रखिएगा कम्युनिकेशन क्या है, संदेशवाहन क्या है पूछ रहा है। तो संदेशवाहन का मतलब होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ आइडिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आइडिया, इंफॉर्मेशन, डेटा, कोई भी चीज़ अगर हम शेयर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फैक्ट, फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी एक व्यक्ति अपनी भावना को, अपने आइडिया, विचार को, अपने सूचना को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो इसे हम संदेशवाहन कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं संप्रेषण के। आगे लिखा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंस किसको बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बोलता है, आत्मविश्वास। तो कॉन्फिडेंस याद रखिएगा ये कोई शब्द नहीं, ये एक इंटरनल फीलिंग्स है जो आपको अपने अंदर, यानी खुद अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करता है कि हाँ हम कर सकते हैं, बोला जाता है कि मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को, तो ऐसे में माना जाता है कि वो कॉन्फिडेंट आदमी। देखिए आत्मविश्वास उस वर्तनी के मध्य फ्रेंच शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है दृढ़ता से भरोसा करना, यानी एकदम कॉन्फिडेंट हो गया भरोसा करना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं आत्मविश्वास। साहसी आप खुद है पर और किसी दूसरे व्यक्ति पर या अपने देश पर, यहाँ तक कि अपने रेन बूट्स पर भी भरोसा अगर कोई करता है तो ये कहा जाएगा कि वो कॉन्फिडेंट है, या तो अपने ऊपर, या तो दूसरे ऊपर, या तो अपने देश के ऊपर, या अपने कानून व्यवस्था के ऊपर अगर आप विश्वास करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं। तीसरा कार्य जीवन संतुलन क्या है, व्हाट डज वर्क लाइफ बैलेंस, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वर्क लाइफ बैलेंस क्या है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि अभी के समय में क्या हो रहा है, दो तरह के कॉन्सेप्ट वाले लोग दुनिया में मिलेंगे। एक बोलेंगे कि यार जीवन 60 साल 70 साल का है, कितना काम करोगे, आराम करो, मस्त जीवन काटो, टेंशन फ्री, पैसा कमा के क्या फ़ायदा, उतने कमाओ जितना ज़रूरत है। ये पहला तरीका वाले लोग, यानी ये लोग एकदम बिंदास हैं कि भाई ज़िंदगी ऐश से जियो, खूब घूमो फिरो, मस्ती में जियो, टेंशन फ्री। दूसरा तरीका सोचने वाले लोग ये है कि भाई काम नहीं करेंगे तो मार्केट में नाम कैसे होगा, हमको नाम बनाना है, मार्केट में काम करना और अच्छा खासा पैसा जनरेट करना है। अब सवाल है कि दोनों ज़रूरी है, जीवन भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी नहीं बोलता है जिंदगी न मिलेगी दोबारा, तो जीवन जीना भी जरूरी है और पैसा भी जरूरी है। तो आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे एडजस्ट करते हो कि काम भी करेंगे और जीवन भी जिएंगे, मस्त जीवन भी काटेंगे और काम भी करेंगे। इसको बैलेंस करना होगा आपको अपने जीवन में, नहीं तो आप एक ही काम को करते रह जाएंगे, दूसरा निकल जाएगा और बुढ़ापे में अफसोस करेंगे कि यार हम पैसा कमाने में रह गए, ज़िंदगी का मज़ा तो नहीं ले पाए। और जो खाली ज़िंदगी का मज़ा लिया बोलेगा खाली ज़िंदगी का मज़ा लिए, आज बेटी की शादी करना है कहाँ से करेंगे पता नहीं, खाली घूमे फिरे कमा कमा के, आज ज़रूरत पड़ गया 50,000 का तो दिक्कत हो रहा है। तो आपको ये दोनों में बैलेंस लेके चलना होगा कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, जीवन भी जीना है और पैसे भी जनरेट करने, काम भी करना है। रेड हेरिंग तार्किक क्या होता है, रेड हेरिंग लॉजिकल क्या होता है, लॉजिकल फॉल्सी बोलता है कि रेड हेरिंग फॉल्सी मौजूदा मुद्दे का झूठा विरोध करने के लिए असंबद्ध मुद्दे का सामने लाकर दर्शकों को गुमराह करना। ये नेताजी लोग करते हैं कि जो हमारे ऊपर क्लेम लग रहा है, मान लो मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का केस लग रहा है, तो हम उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, हम कुछ और रास्ता, कुछ और मुद्दा उठा लिए, तो मामला मेरे ऊपर था,
उस पर विचार होना चाहिए था और मामला कहीं और चला गया। नेताजी लोग ज़्यादातर यही काम करते हैं, जब लगता है कि किसी चीज़ का जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं तो वो यही काम करते हैं, रेड हेरिंग तार्किक शुरू कर देते हैं, वो उसका भटका देते हैं उस चीज़ को और उसका जो है रास्ता मोड़ के किसी और तरफ कर देते हैं ताकि इस मुद्दे पर किसी का ध्यान ही ना जाए। लक्ष्य निर्धारण क्या है, ये हर व्यक्ति जानता है कि जब भी आपको कुछ काम करना होता है तो किसी काम को करने से पहले आपको टारगेट तो तय करना होगा ना कि आपको एक्चुअल में करना क्या है ना, एक्चुअल में एम क्या है। तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित होता है। जब लक्ष्य निर्धारण होता है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके लगाते हैं। उन सारे तरीके उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यानी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। तो लक्ष्य निर्धारण सबसे पहले। अब लिखा है संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के उपाय। जब हम एक व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने इन्फॉर्मेशन को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो ये संदेशवाहन कहलाता है। तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आती, प्रॉब्लम्स। देखो मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, संदेशवाहन ही तो कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन। आप मोबाइल में चैट करते हैं, कम्युनिकेशन। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं भी आप कोई वीडियो डाल दिए, कोई पोस्ट डाल दिए, ये सारा का सारा कम्युनिकेशन। आप दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि आज देखो मेरा बर्थडे था, आपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दिया, आपने इंस्टा पर एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना दिया, रील्स बना के डाल दिया। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, आप दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि मेरा इस दिन ये था, मेरा इस दिन ये था, मैंने ये किया। तो ये है कम्युनिकेशन। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है वो यहाँ लिखा है। अच्छा, उस प्रॉब्लम को दूर करने के क्या उपाय। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम, हम कोई भी बात इंग्लिश में लिख के भेज दिए, सामने वाले को समझ नहीं आया। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। उस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन करने का यही ऑप्शन है कि जो भी आप मैसेज लिखेंगे एकदम क्लियर लिखेंगे। मैसेज अगर एकदम आपका क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा तो सामने वाला आसानी से समझ आ जाएगा। दूसरा, मैसेज ऐसा होना चाहिए कि रिसीवर को आसानी से समझ में आ जाएगा, प्राप्तकर्ता को समझने वाला मैसेज होना चाहिए कि जो भी रिसीवर है हम जानते हैं कि वो मेरी बात को कितना समझ पाएगा। तीसरा, फीडबैक जरूर लेना चाहिए। जब भी कोई मैसेज भेजा जाता है तो उससे फीडबैक लीजिए कि भाई आप समझे कि नहीं समझे, और कहीं लग रहा है कि कहीं कोई कमी है तो उसको पूछिए। जब वो जवाब देता है, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, सामने बैठा हुआ बच्चा से पूछता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आया, तो बोलता है हाँ सर, तो हम समझ जाते हैं हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सामने वाले को समझ आ रहा है। फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। उसके नीचे एक अच्छा श्रोता बनिए। आप अगर एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, अपनी बातों को सामने रखना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए। पहले आप सुनना सीखिए। जब आप सुनेंगे ना किसी चीज़ को तभी आप बोल पाएंगे। एक अच्छे श्रोता तभी बनना होगा, तो श्रोता बनिए, सुनिए किसी भी चीज़ को। तो याद रखिएगा, एक अच्छा लिसनर जो होता है वही एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। जो सुनना पसंद करता है, जो हर बात को समझता है, सुनता है, वही एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। उचित समय, प्रॉपर टाइमिंग, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस टाइम क्या बोल रहे हैं। इसलिए प्रॉपर टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए कि किस समय में कौन सी बातें बोली जाए। और फॉलोअप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को फॉलोअप जरूर करना चाहिए। आप अगर कोई बात बोल रहे हैं उसका फॉलोअप कीजिए। फॉलोअप मतलब पीछे से देखिए, चेक कीजिए कि वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, व्यक्तित्व क्या है, व्हाट इज पर्सनालिटी। व्यक्तित्व विकास के प्रकार बताइए। पर्सनालिटी क्या होता है। तो पर्सनालिटी का मतलब फिर से ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति के परस्पर संबंधित व्यवहार, उसका अपना बिहेवियर, उसका संज्ञानात्मक, उसका भावनात्मक पैटर्न को बताता है। यानी आपका पर्सनालिटी बताता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका कॉग्निटिव और इमोशनल पैटर्न क्या है, ये बताता है आपका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी। पर्सनालिटी से 3 चीज़ पता चलता है कि आप किस तरह के व्यक्ति है, आपका इमोशनल पैटर्न क्या है, आपका कॉग्निटिव पैटर्न क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ज्ञानात्मक पैटर्न क्या है, उसके साथ आप गतिशील डायनेमिक पर्सन है कि नहीं है। आपका ये सारा क्वालिटी, आपके अंदर की क्वालिटी आपका पर्सनालिटी बताता है कि आपका व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति, आप किस तरह के सोच के व्यक्ति हैं, ये सब आपकी पर्सनालिटी बताती है। ये सब पर्सनालिटी का परिभाषा दिया हुआ है। पर्सनालिटी 4 तरह के होते हैं। पहला होता है कफयुक्त यानी आरामदायक और शांतिपूर्ण होना। कुछ ऐसे पर्सनालिटी के लोग होते हैं जो ज़्यादा हेर फेर, ज़्यादा दौड़ भाग वाला काम में नहीं, एकदम जिंदगी मस्त काटता है, एकदम मस्त जिंदगी इसको बोलते हैं। कुछ पर्सनालिटी के लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो इस तरह का आराम और दायक और शांतिपूर्ण पर्सनालिटी, ज़्यादा झगड़ा झंझट भी नहीं करेगा, चुपचाप जाने जो यार बोलने दो, हटाओ, अपना आराम का ज़िंदगी काटता है। कुछ लोग आशावादी और सामाजिक होते हैं। आशावादी मतलब हर चीज़ में उसको पॉजिटिविटी दिखेगा, हर चीज़ में उसको लगेगा कि नहीं यहाँ कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे। तो इस तरह के लोग होते हैं। कुछ पर्सनालिटी गुस्सैल और चिड़चिड़े वाले होंगे, आपको मिलेंगे ऐसे लोग। आप समाज में जाएंगे तो गुस्सैल आदमी बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाएगा और चिड़चिड़ाएगा बहुत ज़्यादा,
और कुछ ऐसे होते हैं जो विश्लेषणात्मक और शांत होते हैं, मतलब शांत स्वभाव के हैं लेकिन बहुत डिटेल में किसी चीज़ को समझने का प्रयास करता है। तो इस तरह का पर्सनालिटी लोगों के बीच में होता है। तो आपको भी देखना है कि हमारे अंदर कौन सी पर्सनालिटी है, हम किस तरह के पर्सनालिटी वाले लोग हैं, कहाँ पे हमारी समस्या आती है। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण क्या है और इसके विशेषता तथा महत्व के बारे में बताइए। कम्युनिकेशन अभी तो बताइए। देखिए, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तथ्यों, विचारों, भावनाओं आदि को हस्तांतरित करने से, यानी वन पर्सन से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। बोलता है कम्युनिकेशन रेफर्स टू द आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट, आइडियाज़, फीलिंग etc फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आइडिया, फैक्ट, फीलिंग को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये कहलाता है कम्युनिकेशन। यहाँ भी परिभाषा वही दी है वह सेम कम्युनिकेशन के लिए। अब इसका विशेषता क्या है, तो सर्वव्यापी कार्य है, परिवेशी फंक्शन है, हर जगह कम्युनिकेशन होता है भैया, चाहे ट्यूशन हो, चाहे घर हो, हर जगह कम्युनिकेशन जरूरी है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। शब्दों के साथ साथ सिंबल, प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग व्हाट्सएप पर इमोजी भेज देते हैं, वहाँ शब्द नहीं भी लिखेंगे और कोई प्रतीक इस्तेमाल करेंगे, कोई सिंबल यूज कर लेंगे तो भी कम्युनिकेशन हो जाता है। कम्युनिकेशन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है, आइडिया लोग एक्सचेंज करता है। कम्युनिकेशन में दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। और कम्युनिकेशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो जो बोल रहा है हम समझे, हम जो बोल रहे हैं वो समझे, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा ना। अब वो बोल रहा है हम नहीं समझ रहे, हम बोल रहे वो नहीं समझ पा रहा, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। उसका महत्व क्या है, तो निर्णय निर्धारण के लिए आवश्यक आधार सामग्री प्रदान करता है। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए बेसिक कंटेंट अवेलेबल करता है कम्युनिकेशन। हम कोई डिसीजन लेंगे तो सामने वाले से हमको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा ना। मनोबल को बढ़ाता है और अभिप्रेरणा प्रदान करता है। बोलता है कि इसका बूस्ट करता है मोरल को और मोटिवेशन लाता है। संगठनात्मक लक्ष्यों के बीच समन्वय के आधार के रूप में काम करता है। बोलता है कि जितने भी संगठन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए काम करता है, समन्वय के आधार के रूप में काम करता है, मेल जोल करके आगे बढ़ने के लिए काम करता है। ये एक मैनेजरियल फंक्शन है। आप सब जानते हैं कम्युनिकेशन एक मैनेजरियल फंक्शन है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बिजनेस में होता है। उद्यम के सुचारू संचालन में मदद होता है। किसी भी बिजनेस को आसानी से चलाना हो, सुचारू रूप से चलाना हो तो उसमें भी मददगार होता है और प्रभावी नेतृत्व स्थापित करता है। एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव लीडरशिप स्थापित करता है, एस्टेब्लिश करता है। अगला क्वेश्चन है आत्मविश्वास के बारे में समझाइए। अब एक्सप्लेन अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर बता रहे हैं अपने ऊपर भरोसा रखना। आत्मविश्वास का मतलब हमारे अपने ऊपर भरोसा रखना, या हम दूसरे के ऊपर भी भरोसा रखते हैं कि नहीं ये कर सकता है, ये आत्मविश्वास होता है कि हम देख के बता सकते हैं कि ये कर सकता है। और अपने ऊपर भरोसा रखना कि हम इस काम को खुद कर सकते हैं। और ये भरोसा तभी आता है जब आपके अंदर नॉलेज होगा, आपके अंदर किसी काम को करने की क्षमता होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद झलक जाएगा कि जी हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ। देखिए, आत्मविश्वास किसी के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और समग्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो दो चीज़ मेरा डेवलप होगा, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, और समग्र कल्याण, ये दोनों चीज़ डेवलप होगा। आगे लिखा है कि आत्मविश्वास के बारे में कुछ मुख्य बातें दी गई। आत्मविश्वास से क्षमताओं में विश्वास होता है, बिलीव इन एबिलिटी। हम अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को पहचान सकते हैं अगर हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो। सकारात्मक आत्म छवि, पॉजिटिव सेल्फ इमेज जाता है हम लोगों के अंदर। वहाँ पर क्या होता है कि जिसके अंदर आत्मविश्वास है ना, वो कोई असंभव काम को भी संभव कर देता है। आत्मविश्वास है तो लचीलापन है, वो जानता है कि असफलता जो है, चुनौतियां हमेशा आएगी जीवन में। हम भी जानते हैं कि अगर हम मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो हमको मालूम है कि चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे जीवन में, असफलताएं आएंगी ही आएंगी जीवन में। हमको इससे लड़ना है और इससे आगे निकलना है, इससे पार पाके हमको आगे निकलना है। तो ये आत्मविश्वास। प्रभावी संचार। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति है, वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखता है, बेहतर कम्युनिकेशन अपने लोगों के साथ रखता है ताकि वो अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। जोखिम लेने वाला व्यक्ति होता है, रिस्क लेने से कतराता नहीं है, रिस्क लेने से डरता भी नहीं। उसको मालूम है कि भैया मुसीबत अगर हम आ रहा है, मेरे पास समस्याएं आ रही है, तो इससे डरना नहीं है। देखिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला कोई साधु और या साधु महात्मा का आप सुने होंगे कि भैया मुसीबत भगवान हमको ही तो भेजा है, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर का आप डायलॉग सुने होंगे कि अगर आपको समस्याएं सर भगवान दे रही है, इसका मतलब आपको भगवान परखना चाह रहा है कि भाई तुम ही हो जो कर सकते हो। अगर मान लो हमारे ऊपर बहुत मुसीबत पड़ गया, इसका मतलब भगवान को मेरे ऊपर ही भरोसा है कि यही कर सकता है, इसलिए मुसीबत दी है ना। जिसके ऊपर भरोसा नहीं उसको मुसीबत क्यों देंगे, हम जानते हैं कि ये कर ही नहीं पाएगा। तो अगर मेरे साथ चैलेंजेस आ रहे हैं, मेरे लाइफ में ऐसे इतने सारे स्ट्रगल्स आ रहे हैं, तो हम ही हैं जो इस स्ट्रगल को ठीक करके और हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए भगवान को हमारे ऊपर भरोसा है कि ये कर सकता है, इसलिए हमको मुसीबत दे रहे हैं। तो मुसीबत देने के पीछे एक भगवान को विश्वास आप पर है कि आप कर सकते हो, टूटना नहीं है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बताता है।
सेल्फ कॉन्फिडेंस जो भी रखता है वो मोटिवेशन उसके अंदर खूब रहता है, एम्बिशन रहता है, लक्ष्य रहता है, महत्वाकांक्षा रहता है कि हमको करना है। जो ये दोनों रखेगा वो ऑटोमेटिक सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेगा। सामाजिक संबंध बोलता है कि सोशल इंटरेक्शन भी उसका ज़्यादा होगा। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा वो जानता है खुद कॉन्फिडेंट है कि हम ये कर सकते हैं, बोल रहा है कि हम ये काम कर सकते हैं। तो जब उसको खुद के ऊपर विश्वास रहेगा तो वो समाज में अच्छा रिश्ता बनाएगा, खुद को प्रमाणित करेगा कि हाँ हमने जो कहा वो किया। आगे सेल्फ इफिशिएंसी, आत्म प्रभावकारिता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल्फ इफिशिएंसी आत्म प्रभावकारिता से निकटता से जुड़ा हुआ रहता है। तो एक व्यक्ति जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो सेल्फ इफिशिएंसी या एफिशिएंसी से जुड़ा रहता है, या आत्म प्रभावकारिता से जुड़ा रहता है कि भाई हम अगर कॉन्फिडेंट है तो हम ये काम करेंगे और उसका प्रभाव मार्केट में अच्छा पड़ेगा। आत्मविश्वास को कैसे बनाए, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो भैया आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, कोई जन्म से किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। यह एक ऐसी क्षमता है जिसे समय के साथ हासिल करना पड़ता है। आत्मविश्वास एक ऐसी क्षमता है जिसे समय के साथ आपको हासिल करना पड़ेगा, और जब आपके लक्ष्य प्राप्त होते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। यानी आप आत्मविश्वास आपके अंदर तब आएगा जब आप धीरे धीरे समय दर समय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते जाएंगे, क्योंकि ये कोई जन्मजात गुण नहीं है कि बचपन से ही आत्मविश्वासी, ऐसा नहीं है। सामाजिक परिवेश में भी अभ्यास करके आत्मविश्वास विकसित किया जा सकता है। जैसे सामाजिक आत्मविश्वास, 10 आदमी के सामने में बोलना, तो भाई कौन आदमी बोलेगा जो कभी समाज में बैठा नहीं है, वो कभी नहीं बोल सकता, वो डरता है। और जो हर समय समाज में बैठा, अपने से सीनियर अपने से जूनियर सब लोगों के साथ बैठा है, अपने से बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा है, उसको मालूम है कि हमको यहाँ पे क्या बोलना है, वो बोल लेगा। और जो व्यक्ति नहीं कभी बैठा वो नहीं बोल पाएगा। तो आत्मविश्वास समाज से भी आता है। आत्मविश्वास बाहरी व्यक्ति से, किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आने से आता है। आत्मविश्वास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से आता है। आत्मविश्वास जो आप सोच रहे हैं सेम उसी टाइप से काम हो रहा है तो आता है। आत्मविश्वास किसी उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद आता है। तो आत्मविश्वास लाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, कार्य जीवन संतुलन का क्या अर्थ है और इसकी विशेषताओं और कार्य जीवन संतुलन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो कार्य जीवन संतुलन अभी आपको बताया कि हर व्यक्ति को ये जरूरी है कि उसको काम भी करना है और अपना जीवन भी अच्छे से जीना है, और इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। और जो व्यक्ति बैलेंस बना लेता है वही असली मज़ा ज़िंदगी का लेता है। वो ज़िंदगी का भी मज़ा लेता है और पैसा भी कमाता है। और जो इस बैलेंस को नहीं बना पाता है वो बेचारा या तो पैसा कमाने में बुढ़ापा आ जाता है, पता चला पैसा कमाते रहा, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा में पैसा है, घूमना है भाई कहीं तो पैर घुटने में दर्द है, खाने का मन कर रहा है तो खा नहीं सकते, डायबिटीज़ हो गया है। तो ऐसा नहीं बोलता है कि शरीर गला के पैसा बनाया और फिर बाद में बुढ़ापे में पैसा गला के शरीर बना रहा है। अब दूसरे तरीका है, कोई बोलता है कि हम शरीरे बनाएंगे पैसा नहीं कमाएंगे, तो उसके साथ भी मुसीबत है। आपको बैलेंस करके रखना होगा अपने जीवन को। तो बोलता है कार्य जीवन संतुलन मतलब काम भी जरूरी है और जीवन भी जरूरी है, उन दोनों के बीच में आपको बैलेंस बना के रखना होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस। दोनों के बीच में हम लोगों को बैलेंस बना के रखना होगा। अब लिखा है उसका विशेषता क्या है। तो भाई सीमाएं निर्धारित कर दीजिए कि हम कितना घंटा हम काम करेंगे, कितना घंटा सोचेंगे। तो बोला इसमें विशिष्ट कार्य घंटा तय कर दीजिए कि हम 8 घंटा ही काम करेंगे। कोई बोलता है कि हम 10 घंटा काम करें बाकी नहीं, बाकी थोड़ा जीवन भी जिएंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं, निर्धारित कर दीजिए बाउंड्री टाइम का कि कितना घंटा आप समय मन यानी टाइम मैनेजमेंट कर दीजिए कि भाई एक फैमिली के साथ कितना, देखिए परिवार के साथ कितना समय बिताना है, शौक में कितना शामिल है और हम काम कितना करेंगे, सब कुछ टाइम फिक्स कर दीजिए, तभी जीवन जी पाइएगा। तनाव का प्रबंधन कीजिए, तनाव से दूर रहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए। तनाव के स्तर को प्रबंधित करने के लिए रणनीति को लागू कीजिए, जैसे सचेतनता का अभ्यास कीजिए, मतलब थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, सब चीज़ कीजिए जीवन में, तो आप ये सबसे दूर रहेंगे। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, जब आपको लगता है कि आप कहीं परेशानी में हैं और ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, आप अपने उस रूल्स को चेंज कर लो, फटाक से फ्लेक्सिबल हो जाए। जब हमको लगता है कि हम यहाँ ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हम इस रूल्स को चेंज कर देंगे। कार्य जीवन संतुलन इतना महत्वपूर्ण क्यों है भैया? आज के समय में बिना स्ट्रेस का अगर जीवन जीना चाहते हैं तो कार्य जीवन संतुलन सबसे ज़्यादा जरूरी है। कार्य जीवन संतुलन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। अगर आप अपने जीवन को आराम से अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ आज के समय में हो गया। वर्क लाइफ बैलेंस सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ आज के समय में हो गया।
यही आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अब नीचे लिखा संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह का क्या कारण है, इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये पूर्वाग्रह समझते हैं, बहुत बार हम लोगों के नेचर में ऐसा होता है कि बहुत बार हम लोग कोई चीज़ को पहले से सोच लेते हैं कि ऐसा ही होगा। तो हम लोग अगर पहले से सोच लेते हैं कि ऐसा ही होगा, उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। पहले से सोच लेना कि नहीं यही है, तो ये एक अलग चीज़ है। किसी किसी की पर्सनालिटी होती है कि पहले से सोच के टेंशन में रहेगा। तो यही यहाँ लिखा है कि अलग अलग स्रोतों से आ सकते हैं। इनमें से कुछ स्रोत हैं: सीमित सूचना प्रसंस्करण क्षमता, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी होता है। जैसे यहाँ देखिए, चूंकि हमारे दिमाग में जानकारी को संग्रहित करने और याद रखने की सीमित क्षमता होती है, इसलिए जब हम कोई अनुमान या निर्णय लेते हैं तो हम सभी प्रासंगिक जानकारी पर विचार नहीं कर पाते। यानी हम कोई डिसीजन अगर ले रहे हैं, कोई अनुमान लगा रहे हैं, तो हम हर चीज़ को नहीं सोच पाते हैं, और हम कुछ लिमिटेड चीज़ को सोच के किसी को गलत बता देते कि आदमी गलत है, जबकि हो सकता है वो आदमी सही हो। इमोशन, बहुत बार इमोशन के कारण यदि हमारे निर्णय में पूर्ण रूप से भावनाएं आ जाती है तो हम गलत निर्णय ले लेते हैं। प्रेरणा, बहुत बार हम गलत निर्णय या सही निर्णय इसलिए ले पाते हैं क्योंकि हमारे सामने कोई ना कोई व्यक्ति प्रेरणा के रूप में होता है, हम उसी को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय को लेते हैं, अपनी योजनाओं को बनाते हैं। सामाजिक प्रभाव, ये भी बोल रहा है कि लोगों में दूसरों के द्वारा पहले व्यक्त की गई राय के अनुरूप होने या सामाजिक रूप से वांछनीय तरीकों से कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। मेरे से पहले कोई बात बोल दिया तो उसी का बात हम पकड़ के रखेंगे, और या तो हम अपने तरीके से कोई काम करेंगे, इसकी क्षमता होती है। या मतदान जैसे सामूहिक व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। जैसे मेरे से पहले वाला आदमी किसी को वोट देते चला गया तो हम भी भूल जाते हैं वहाँ पे कि हमारा क्या मुद्दा है, हम भी उसी को वोट कर देते हैं। अनुमान या मानसिक शॉर्टकट, ये भी बहुत है। लोग अनुमान लगा लेता है अपने हिसाब से कि नहीं यही होगा, तो पहले से मार के आ जाता है। और एज, एक एज में सब लोगों का एस्टिमेशन एक ही जैसा होता है। एक उम्र के लोगों से अगर पूछेंगे तो उस उम्र के लोगों का हमेशा याद रखिएगा जो चेतना है वो एक जैसी होगी। और बोलता है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इसका प्रभाव पड़ेगा कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता सीमित होती है, जिसके कारण बहुत बार हम निर्णय सही नहीं ले पाते हैं। घटनाओं को कितनी सटीकता से याद कर सकते हैं, जैसे कोई घटना घटी तो उसको अगर प्रत्यक्ष आप हैं तो आप एक ही बात को 5 बार बोलिएगा तो 5 बार में अलग अलग बात बोल दीजिएगा, क्योंकि आप याद नहीं रख पाते हैं। और हमारी चिंता का स्तर, हम बोल रहे हमें केवल नकारात्मक घटनाएं या हमारे जीवन के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है या मजबूर कर देता है। दूसरों के साथ हमारे रिश्ते, जब हम किसी का एक गुण के आधार पर, यानी हम लोग ज़्यादातर रिश्ता खराब क्यों करते हैं, किसी एक गुण के आधार पर। हम नहीं देखते हैं कि मान लीजिए एक आदमी चोर है, ठीक है, मान ले चोर है, हल्ला सब कर दिया कि चोर है, ठीक है, एक अवगुण है, 99 इसका गुण है। 99 अच्छा बात है इसके अंदर और ये एक खराब बात है, हम इसको ध्यान देते हैं। हमारी पर्सनालिटी ऐसी है कि हम इसी को ध्यान देते हैं कि चोर है, लेकिन 99 बात सही है, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब लिखा है लक्ष्य निर्धारण क्या है और इसके महत्व एवं प्रकार की व्याख्या कीजिए। लक्ष्य निर्धारण क्या होता है, तो जब भी कोई काम करेंगे तो सबसे पहला काम क्या है, लक्ष्य निर्धारण। बोलता है लक्ष्य निर्धारण एक विशिष्ट काम है, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक या समयबद्ध उद्देश्यों को परिभाषित करने की प्रक्रिया है। लक्ष्य का निर्धारण का मतलब है कि कोई भी काम आप करते हैं तो सबसे पहले अपने में टारगेट डिसाइड कीजिए कि आपका लक्ष्य क्या है, और जो लक्ष्य आपने तय किया है उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए आपको आपकी पर्सनालिटी काम करने में मदद करनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि जब लक्ष्य निर्धारण करेंगे तो कुछ घटक है, कुछ फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला, जो भी आपका लक्ष्य होना चाहिए क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी उसके अंदर होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, विशिष्टता होनी चाहिए उस लक्ष्य के अंदर, स्पेशलिटी होनी चाहिए कि भैया हमने जो टारगेट तय किया वो विशिष्ट है, उसको आसानी से मतलब उसको हम प्राप्त करेंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम लोगों को इस लक्ष्य को जो हमने तय किया है, जो हमने टारगेट सेट किया उसको प्राप्त करेंगे। मापनीय योग्य, आपका लक्ष्य मापनीय योग्य होना चाहिए जिसको आप मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी लक्ष्य रखती है कि हमको इस बार 4 करोड़ रुपए का सेल कर देना है, या कोई कंपनी रखती है इस बार हमको 40 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट करना है, या कोई कंपनी रखती है कि हमको इस बार 40 वर्कर को हायर करना नया, कुछ भी तो मापन योग्य रहेगा। और प्राप्यता ध्यान रखिएगा, आप लक्ष्य ऐसा तय कीजिए जिसको आसानी से, जिसको प्राप्त किया जा सकता है, आसानी से नहीं लेकिन प्राप्त किया जा सकता है, जो प्राप्त करने योग्य है। प्रासंगिक, ऐसा लक्ष्य तय कीजिए जो आज के हिसाब से प्रासंगिक हो, जो है सुनिश्चित करने लायक होना चाहिए, मतलब रियल होना चाहिए, जिसको आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। समयबद्धता, टाइम बॉन्ड, जब भी आप लक्ष्य तय करते हैं तो उसमें समय तय कीजिए कि 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर नहीं होता है। कोई कंपनी बोलती है 1 महीने के अंदर हमको इतना सेल करना है, 1 महीने के अंदर हमको ये करना है, तो लक्ष्य में टाइम बॉन्डिंग बहुत होना चाहिए। ब्रेक डाउन होना चाहिए, अगर बड़े लक्ष्य तय किए गए, जैसे साल भर में एक
1 करोड़ का सेल करना है। भाई साल भर में तो आदमी क्या करता है, साल भर अभी है ना, टेंशन का लेना है, नहीं, उसको ब्रेक डाउन कीजिए, छोटे छोटे लक्ष्यों में उसको तय कीजिए। अगर मान लीजिए कि साल भर में हम, हमारी कंपनी बोलती है कि साल भर में 1 लाख पीस बनाना है, ठीक है कोई बात नहीं, साल भर में 1 लाख पीस तो 12 से भागा दे दो, ठीक है, या मान लो 84,000 कर देते हैं, 84,000 तो 7,000 आता है एक महीने में, 7,000 को 30 से भागा दे दो, ठीक है, तो कटेगा ये कितना आएगा, 3 दूनी 6, 1 10 3 3 9 लगभग। इसका मतलब है पर डे हमको 23 पीस बनाना है, तो हम क्या किए, पर डे 23 पीस की जगह हम सीधा 30 पीस का ऑर्डर दे दिए कि 30 पीस पर डे बनाना है, बस हो गया, छोटा छोटा लक्ष्य तय कर दिए, धीरे धीरे अपने बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अगर 30 पीस पर डे बनेगा तो ऑटोमेटिक हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। प्रतिबद्धता, जो आपने लक्ष्य तय किया उसको किसी भी हालत में हम प्राप्त करेंगे, ऐसी कमिटमेंट ऐसा होना चाहिए लोगों का। उसके बाद लचीलापन, अगर कुछ उसमें चेंज करने की जरूरत पड़ गया बीच में तो हम आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके लक्ष्य में होना चाहिए। समीक्षा और समायोजन, जब भी आप अपना गोल सेट करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो उसकी समीक्षा भी कीजिए कि जो काम हमने दिया है, जैसे अभी हमको आपको बताया कि 30 पीस पर डे बनाना है, तो समीक्षा करिए, बार बार चेक कीजिए, रिव्यू कीजिए, देखिए कि भाई ये जो हम टारगेट दिए हैं 30 पीस का, रोज़ बना रहा है कि नहीं बना रहा, अगर कहीं कमी लग रही है उस कमी को इम्प्रूव करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है तो सुधारिए उसको। लक्ष्य निर्धारण का महत्व क्या है, अगर हम लक्ष्य निर्धारित पहले से करके देंगे तो स्पष्टता और फोकस, एकदम फोकस्ड रहेगा, वो स्पष्ट रहेगा लक्ष्य, प्रेरणा मिलती रहेगी कि भैया हमको ये काम करना है, क्योंकि टारगेट सेट है। जैसे आपका पापा बोल दिया कि आपको 95% लाना है, तो आपको सबसे पहले स्पष्ट फोकस है कि 95%, दूसरा मोटिवेशन मिलता रहेगा, ऑटोमेटिक इंस्पायर होते रहोगे कि हमको 95 लाना है। मापन योग्य प्रगति, अगर आप 95 लाना है और पहला टेस्ट में आपका 35 आया, समझ जाओ कि आप मेजरेबल प्रोग्रेस मेजर कर सकते हो कि मेरा प्रोग्रेस सही नहीं है। लेकिन अगर आपने पता चला 95 लेकिन फर्स्ट टेस्ट में आप 70 लाए हो, तो आप ये तय मानोगे कि अभी तक जो हम मेहनत कर रहे हो सही डायरेक्शन में जा रहा है और अच्छे से हम मेहनत कर पा रहे हैं। उसके नीचे अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी लक्ष्य तय करते हैं, उस लक्ष्य के लिए, जो भी आप लक्ष्य तय करते हैं उस लक्ष्य के लिए आपकी जवाबदेही होनी चाहिए, आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भैया अगर इसमें कोई कमी आती है तो हम जवाबदेह होंगे। अगर पापा 95 बोले और हम साल भर पढ़े हैं और मेरा 95 के जगह 84 आ गया, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं। समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, अगर आप लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो टाइम मैनेज कीजिए और सेल्फ डिस्कवरी, खुद खोजिए कि आखिर क्या कमी रह गई है, खुद खोजिए, खुद ढूंढिए, सेल्फ डिस्कवरी कीजिए कि क्या हमारे अंदर कमी है और कैसे हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रखिए अपने लक्ष्य के अंदर, अगर हमको लग रहा है कि हम गड़बड़ जा रहे हैं तो तुरंत चेंज करना है, बीच में कोई फोर्सफुली नहीं, तुरंत चेंज कर लीजिए। आप फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन रखना चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट कीजिए, खुद का विकास कीजिए कि हमको कैसे अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करना है। बेटर परफॉर्मेंस कीजिए, बेहतर प्रबंधन कीजिए। और लास्ट है उपलब्धि की भावना, सेंस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए, एक अच्छी उपलब्धि की भावना होनी चाहिए। लक्ष्य के प्रकार तो बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्य। स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्य क्या क्या लोग रखते हैं बताइए। पर्सनालिटी में बहुत लोग नहीं बोलता मोटा हो गया तो बोलता हम 30 दिन के अंदर चर्बी घटा देंगे, देखो वजन घटाना, बोलता हम 30 दिन के अंदर 30 डेज में हम चर्बी घटा देंगे, 30 डेज में एकदम 30 दिन के अंदर जो हम एकदम 6 पैक बना देंगे। बहुत सारे लोग, ट्रेनिंग का लक्ष्य होता है कि इसको इतने दिन में भैया तुमको सीख लेना, 5 दिन में गाड़ी, और कोई नया खेल सीखने का, धूम्रपान छोड़ने का, शराब कम करने का, ये सब लोग लक्ष्य रहता है। करियर और बिजनेस में, करियर में लोग बोलता है कि हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हम नया नौकरी ले लेंगे, बहुत सारा। व्यवसाय में भी बोलता है कि हम ये कर लेंगे, इतना सेल कर देंगे, इतना प्रॉफिट कमा लेंगे। शिक्षा में लोग बोलता है हम डिप्लोमा, इतना डिग्री पूरा कर लेंगे, नया भाषा सीख लेंगे, नया स्कूल में एडमिशन करा लेंगे, ठीक है, दिल्ली में पढ़ने जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, बहुत सारा। रिश्ते में भी होता है कि हम भैया इतने साल के अंदर बच्चा कर लेंगे, इतने साल में शादी विवाह कर लेंगे, सब तय है। उसके बाद रचनात्मक, कलात्मक संगीत सीखना, बोलता है कि हम इतने दिन में ये संगीत वाद्य यंत्र सीख लेंगे, खाना बनाना सीख लेंगे, फोटो एल्बम सीखेंगे, ब्लॉगिंग करना शुरू करेंगे, उपन्यास इतने दिन में लिख लेंगे। ऐसे बहुत सारे काम हम लोगों को लक्ष्य तय करके, जैसे वित्तीय तो बोलता है कि हम पैसा इतना बचाएंगे, इतना दिन में हम कर्जा चुका देंगे, इतना दिन में हम ये निवेश कर लेंगे। सामूहिक लक्ष्य कि हम ये परियोजना के ऊपर इतना दिन में काम कर लेंगे। तो बहुत सारे लक्ष्य लोगों का तय होता है। आगे लिखा है कि आत्मविश्वास का अभ्यास करने के लिए कितने पाठ होते हैं, उन पाठों की व्याख्या कीजिए। तो आत्मविश्वास की मुद्रा के रूप में खड़े हो या बैठो, मतलब बोलता है सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आपको खड़ा हो या बैठे रहो वो ज़रूरी है। आप थोड़ा सा खड़ा रहने और बैठने में भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपको एकदम हल्का ऐसे रहेगा खड़ा तो समझो कॉन्फिडेंट नहीं। कॉन्फिडेंट का मतलब लगता है, तो वही बोल रहा है कि आत्मविश्वास जो है
वो आपके खड़े होने और बैठने से भी पता चल जाती है। तो एक मुद्रा है कि सही से खड़ा होंगे तो समझेंगे कि देखो कैसे होना चाहिए। इसलिए यदि आप अधिक शक्तिशाली महसूस करना चाहते हैं तो सीधे बैठे, मुस्कुराएं और पावर पोज में खड़े हो। वह संदेश आपके मस्तिष्क को भेजा जाता है। पावर पोज में खड़े होंगे तो आप दिमाग में सट से आता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, देख के बता देगा कि आदमी कॉन्फिडेंट है। अभ्यास की उपस्थिति बोलता है प्रैक्टिस अटेंडेंस बनाइए, अपनी जागरूकता के प्रति अभ्यास करें, जागरूक बने। आनी अपना और अपने आसपास का निरीक्षण करना शुरू कर देंगे। भाई हमारे आसपास में क्या, अपने शरीर की संवेदनाओं से शुरुआत करें, अपने पैरों टांगों ये सब कुछ चेक करें कि हमारा पैर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमारा टांग कैसे। बहुत बार देखिएगा कोई बातचीत करते करते ऐसा हाथ से वो रिस्पॉन्ड करेगा, लगेगा कॉन्फिडेंट नहीं है। और जो कॉन्फिडेंट है सही से हर चीज़ को सही से करेगा, बताएगा भी सही से, उसका पैर हाथ सब एकदम पॉजिटिव जाएगा, एक साथ जाएगा, तो उसी से पता चल जाता है कि ये आदमी कॉन्फिडेंस है या नहीं। जैसे अपने चारों ओर मौजूद ऊर्जा को, शांति को, शोर को महसूस करें और उस चीज़ को समझने का प्रयास करें। ऊर्जा के लिए अपनी क्षमता का निर्माण करें। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं जनरेट हो रहा है तो अपनी ही क्षमता का इस्तेमाल करके आप एनर्जी जनरेट करें, जिससे आपकी घबराहट कम हो, जिससे आपकी उत्तेजना कम हो, जिससे आप शांत रह सकें, सोच सकें, समझ सकें। नियमित एक्सरसाइज भी कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे, कॉन्फिडेंस डेवलप होने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लगातार एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, दिमाग को शांत रख रहे हैं तो समझिए आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता है। तो इसके लिए आपको नियमित अभ्यास करना होगा। और कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या करना होगा, तो बोलता है कि कल्पना करें, इमेजिन करें किसी चीज़ को कि भाई यहाँ क्या हो सकता है। जितना ज़्यादा इमेजिन करेंगे उतना ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए बोला जाता है मेडिटेशन करो, आंख बंद करके इमेजिन करो, सोचो, भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ दो। नहीं बोलता है कि जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है, आंख बंद करके आधा घंटा एकदम शांत बैठ जाता है, समझो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, जो यहाँ लिखा है। अपने आप को इस क्रिया में बने रहने और जोखिम लेने और गलतियाँ न करने वाली अनुमति दीजिए। अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर दीजिए। अपने आप से अच्छा बोलें। खुद से हम अच्छा बोलेंगे तो सामने भी अच्छा होगा। और सहायता मांगे और दूसरों को भी अपनी सहायता प्रदान करें। ये सारे काम अगर आप करते हैं तो आपके लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो ये हम लोग मॉडल पेपर 1 को कंप्लीट कर लिए। अब मॉडल पेपर 2 हम लोग लेकर आएंगे। 2 मॉडल पेपर जाएगा इसका। आप लोग देखिए वीडियो को और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।